हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज मैं आप लोगों के समक्ष घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति जो दृष्टि नाम से है उसका एक भाग जो भारतीय राज व्यवस्था के नाम से है को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मैगज़ीन आपके सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जुडिशरी हो, रेलवे हो, टेट हो, सुपर टेट हो या एनटीपीसी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यह आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी। इस मैगज़ीन में राज व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया है। इस मैगज़ीन की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने गागर में सागर का काम किया है और प्री देने वालों के लिए यह रामबाण है। तो आइए हम देखते हैं कि इस मैगज़ीन में क्या क्या चीज़ें हैं। राज व्यवस्था की लगभग सभी चीज़ें, पूरी चीज़ों को कवर किया गया है। जो स्टूडेंट प्री के लिए देने जाएंगे उनके लिए एक यह रामबाण है, यह पढ़ के ज़रूर जाएं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और एक थोड़ा सा हमें ये कमी लगी इसमें कि जो चीज़ें बताई गई हैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया गया है चीज़ों को। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो पॉइंट इन्होंने छोड़ दिए हैं उसको मैं ऐड करता चलूँ उस मैगज़ीन में। मैं अपने खुद हाथों से जिसमें लिखता हूँ और उसको अंडरलाइन करके मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें राज व्यवस्था में, यह हमारा चूँकि राज व्यवस्था का पहला लेक्चर है, ऐसे ही लेक्चर मैं कोशिश करूँगा डेली लाने के लिए। तो आज पहला लेक्चर है और पहला आपका टॉपिक है आज भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, चलिए यह आप मैगज़ीन की फ्रंट कवर देख ही रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है मेरा भारत का संवैधानिक विकास, ये टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास। चलिए अब इसमें पहला जो है कंपनी के शासनाधीन अधिनियम में पहला जो आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की बात। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले की पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम जान लेते हैं, तब इसके ऊपर आते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि भारतीय संविधान के विकास का जो क्रम है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। ठीक, यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुकी थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ये चीज़ पता होगा आपको। किंतु प्लासी और बक्सर के युद्ध, प्लासी का युद्ध आपको पता होगा 1757 में लड़ा गया था और बक्सर 1764 में लड़ा गया था। इनकी बातें हम बाद में करेंगे जब कभी हम हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो प्लासी और फिर बक्सर के युद्ध जीतकर कंपनी ने भारत के सबसे समृद्ध प्रांत जो है बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हो सके तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए आप और उसको नोट डाउन करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लासी और बक्सर के युद्ध जीतकर कंपनी ने भारत के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। साथ ही कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभुत्व जमाते ही चली जा रही थी, तो उसको कंट्रोल करना आवश्यक हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य जो था कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को दूर करना था। इसमें ये कंपनी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना था। इसमें देखिए प्रावधान क्या थे कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और बम्बई प्रेसिडेंसी आपके कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन आ गई थी। ध्यान दीजिएगा आप। फिर देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आता है इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए।
इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। उससे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था परंतु गवर्नर जनरल नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का गवर्नर था और गवर्नर कौन था, गवर्नर आपका लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव क्या था, गवर्नर था, प्रथम गवर्नर था। परंतु गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप क्या बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स को बताएंगे। ओके, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। इसी एक्ट के द्वारा यह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आगे चलकर 1833, आप यह एक्ट आगे पढ़ेंगे 1833, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसी इसी गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे चलकर 1858 का जो एक्ट आएगा उसको हम आगे पढ़ेंगे कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो पूरे भारत का, उसको वायसराय नाम दे दिया गया। पहले गवर्नर था, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर वही पोस्ट आपका भारत का गवर्नर जनरल फिर हो गया। फिर भारत का गवर्नर जनरल जो है वो वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी वायसराय के पद को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया। ठीक है, जो आज वर्तमान में अस्तित्व में है, और अनुच्छेद 52 जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यही आर्टिकल 52 में यह बताया गया है, राष्ट्रपति। अब आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति का शब्द जो पद है, जो राष्ट्रपति नाम है, वह कहाँ से आ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आ रहा है। तो ये आपकी पूरी पृष्ठभूमि थी। तो थोड़ा सा हम एक ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। मैंने बात किया, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहले गवर्नर था, कौन, लॉर्ड क्लाइव था। ध्यान रखिएगा, गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर की बात हो रही है, बंगाल का गवर्नर। जब पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव रहेंगे। यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात हो रही है, तो पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। कब, 1773 में। फिर इसको चेंज किया गया, भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी को। और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। यह 1833 के अधिनियम से हुआ। फिर उसी गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया गया। ठीक है, वायसराय में पहला वायसराय जो बना है वह कैनिंग है 1858 में। फिर उसी वायसराय को आज वर्तमान में राष्ट्रपति नाम दे दिया गया। अब आर्टिकल 52 में इसी का उल्लेख है। तो पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, वायसराय के बाद राष्ट्रपति। शायद आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें थी। देखिए एक कहाँ गया है ये, देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो कोशिश करिएगा देखने की। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तीनों को चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मेन पॉइंट है आपके, कहीं नोट डाउन कर लीजिए या आप उसको याद करे रहिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जब पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है 1773 में आया है। एक सेकेंड, हाँ, ये 1773
1773 में आया है, प्रावधान आया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में की गई है। ठीक, कहाँ? कलकत्ता में की गई है। प्रावधान 1773 में आता है, स्थापना होती है 1774 में, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं वो सर एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है यह। देखिए, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में टोटल मिला के 4 सदस्य होते थे। इसमें पहला एम्पे को मुख्य न्यायाधीश शामिल किया गया और 3 अन्य सदस्य थे। एम्पे को लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश को लेते हुए 3 और सदस्य थे। 3 सदस्य कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये 3 सदस्य थे। तो टोटल 4 सदस्य सुप्रीम कोर्ट में, एक एम्पे जो कि मुख्य न्यायाधीश, इनको शामिल किया गया। इसके बाद 3 सदस्य और, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। ओके, चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम ग्राफ पे देख लेते हैं जो हमने बनाया। ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा सा छोटा करें, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान आप देख रहे हैं 1773 में ये हो गया। 1773 में स्थापना का प्रावधान किया गया। स्थापना कब हो रही है? 1774 में हो रही है, कलकत्ता में हो रही है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके बनाए गए हैं, सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। अब 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तुरंत उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ें हुई। तो कुल मिला के आपको यह समझ में आया कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए पढ़ने के लिए हैं इसमें। ठीक है, इसमें पहले गवर्नर था, गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर वायसराय शब्द इसमें फिर वायसराय आगे चलकर आप पढ़ेंगे, फिर वही वायसराय राष्ट्रपति के रूप में आ गया। ठीक, जो अनुच्छेद 52 में है। ये तो हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रावधान। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या प्रमुख प्रावधान क्या थे कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कि कोई भी कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह किया गया। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। मतलब कि कंपनी के जो व्यापार होंगे और राजनीतिक कार्य जो होंगे वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। और कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइन है। ये कर्मचारियों के कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट के द्वारा लगाया गया। तो यही एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपके 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये पढ़ना है। ये पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1786 का अधिनियम, इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया कि वह अपने निर्णय को चाहे तो वह रद्द कर सकता है या वह अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ये 2 प्रकार के अधिकार वहाँ गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में दिए गए। अब देखिए 1786 का अधिनियम आया तो इस समय लगभग 1786 के लगभग ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बना था।
ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया है तो उसमें पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई? 1793 में लागू की गई। कौन गवर्नर जनरल था उस समय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे से कोशिश करिए कि लिंक करके पढ़िए। कॉर्नवालिस पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन आपके आ जाएंगे उनसे रिलेटेड। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। स्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई? 1793 में लागू की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो कब्र इनकी गाजीपुर में है। ये अधिकतर पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल की कब्र गाजीपुर में है, या ये पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ दफनाए गए थे? तो गाजीपुर में दफनाए गए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हाईलाइट किए रहिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्टर एक्ट 1813 में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, मतलब व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो गया कंपनी का, परंतु चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो जारी रहा। चाय और चीन के साथ, याद रखिएगा, यह जारी रहा। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार रहा। ठीक, 20 वर्षों के लिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट आपका है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये पूछा जाता है कि प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी पूछा जाता है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दी गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार जो थे वो समाप्त हो गए, और कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। वाणिज्यिक जो अधिकार थे समाप्त कर दिया गया और केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान इसमें किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल। याद होगा मैंने आपको बताया था पीछे कि 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। शायद आपको याद ना हो, ये देखिए, ये हमने बताया भारत का गवर्नर जनरल 1833 में ये बनाए हैं। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसी को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। चलिए, तो क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब बने थे? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसमें आता है कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया। हाँ, वह कौन था? प्रथम विधि सदस्य मैकाले थे। ठीक, जी मैकाले की ही देन है जो आईपीसी हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इंडियन पैनल कोड आईपीसी, ये हम लोग, ये मैकाले की ही देन है। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया है? मैकाले की अध्यक्षता में किया गया है प्रथम विधि आयोग का गठन, ये याद रखिएगा। और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया है। हाँ, देखिए इसमें क्या किया था, एक और चीज़ है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था इसमें। ओके, तो क्या क्या आपने देखा चार्टर एक्ट 1833 में कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया,
बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वह भारत का गवर्नर जनरल अब बना दिया गया, पूरे भारत को संभालेगा वो। और उसमें कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाया गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया। कौन था वह? मैकाले था। उसी के समय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया उसकी अध्यक्षता में। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका चार्टर एक्ट 1853। थोड़ा सा धुंधला हो गया, मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या है कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया। किसके द्वारा? सरकार द्वारा निश्चित किया गया। और धन कौन देगा? ये कहा गया धन कौन देगा? कंपनी देगी यहाँ पर धन, ठीक। डायरेक्टरों की संख्या क्या की गई? 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए। ये इम्पोर्टेंट देखिए आपके लिए कि कार्यपालिका एवं विधायी कृत्य पृथक किए गए। इसमें ये पूछा जाता है आपसे कि कार्यपालिका एवं विधायी कृत्य पृथक किए गए किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इसमें अलग किए गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया। इसी एक्ट के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षा मतलब जो हम आज एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन का, इस एक्ट की देन है जो हम दे रहे हैं। चार्टर एक्ट 1853 की देन है जो हम कंपटीशन दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं बैठ के, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या है कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण क्या किया गया? कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया। अर्थात भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया, ठीक, इस एक्ट के द्वारा। और भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त किए गए। अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के पद समाप्त कर दिए गए, ठीक। और दोनों का पद समाप्त कर भारत राज्य सचिव को प्रदान किया गया उनके समस्त अधिकार। किसको? भारत राज्य सचिव को प्रदान कर दिया गया। भारत की गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय हो गया। देखिए फिर आ गया यहाँ पे ये वायसराय, ये आप क्या वायसराय जिसकी चर्चा मैंने पिछले उसमें किया है, अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको। भारत की गवर्नर जनरल का नया नाम क्या? वायसराय कर दिया गया। वायसराय बना कौन? कैनिंग प्रथम वायसराय बना भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। तो इसमें देखिए, अब आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखिए वायसराय, यहाँ आ गई बात। 1858 चार्टर एक्ट 1858 हम पढ़ रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 में, भारत का पूरे गवर्नर जनरल 1833 में। देखते जाइए, वायसराय अभी हमने पढ़ा 1858 में, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया, यही हमने पढ़ा था। आइए, तो फिर इसके बाद क्या है? भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इस एक्ट को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इस एक्ट को क्या कहा गया? अधिकारों का मैग्ना कार्टा, किसमें अधिकार ज़्यादा प्रदान किए गए थे, ठीक। तो ये रहा आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई उनको देखते हैं। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम सीमा कितनी थी? 6 माह रखी गई,
कि कोई भी वायसराय अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी, 6 माह तक रहेगी। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब वायसराय को यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ अध्यादेश है, वह राष्ट्रपति जारी करता है, 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो ये आपका यही देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 ही है। इसी के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है, यहीं से शुरुआत हुई है। ठीक, अब देखिए जो वायसराय अध्यादेश जारी करेगा कितने दिन तक, 6 माह तक रहेगी, अवधि तक रहेगा वह। फिर वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार प्रदान किए गए। किस चीज़ का, कि वह अपने लिए कानून बना सकते हैं और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इनको पुनः अधिकार दे दिया गया कि भाई आप अपने लिए कानून बना लीजिए, या उचित लगता है तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं आप। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 में विधान सभा की स्थापना की गई है। इसी में ये पूछा जाता है आपसे कि विधान सभा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, कि विधान परिषद के सदस्य जो हैं वह बजट पर अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, ये बजट आया है तो बजट कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से कोरिलेट करते चलिए आप, जो जो शब्द आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ हैं ये भी देखते चलिए आप। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार पहली बार दिया गया, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि बजट पर वो क्या कर सकते थे, अपने विचार प्रकट कर सकते थे, बहस कर सकते थे, परंतु मतदान नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया है, कि 6 दिन की पूर्व सूचना दे दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया इसमें। ठीक, तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ पहली बार किस एक्ट में किया गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अधिनियम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। इसका जो अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो ये 2 अलग अलग सदस्य हैं, इनको एक मत समझिएगा, 2 अलग अलग सदस्य हैं, दोनों को मिलाकर ये पढ़ा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पहली बार की गई, यह किसके लिए थी, मुस्लिमों के लिए थी। यह सांप्रदायिक निर्वाचन की बात, दोनों एक ही हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन। एक्चुअली सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन से तात्पर्य था कि किसी क्षेत्र के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा तथा उसे सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मतदान देंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों का वर्चस्व था। यह व्यवस्था सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू की गई थी। इस व्यवस्था को अपनाने का मकसद क्या था कि फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना था। तो पहली बार जो आप देख रहे हैं ये फूट डालो राज करो की नीति पहली बार यहाँ पर लाई गई। किसमें, 1909 में ये
अधिकतर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि फूट डालो राज करो की नीति किस अधिनियम की देन है, तो 1909 की है। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक, तो इतने ये पॉइंट थे और कुछ स्टेटमेंट हैं, हम उनको देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है। गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ठीक, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये दो स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा, 1909 से संबंधित। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1900। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या क्या चीज़ें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक्ट है। इसको अन्य नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप इसको। इसी एक्ट में एक्चुअली ये जो एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, यह 1909 के प्रावधानों को ही अधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप प्रदान इसने किया। जो 1909 में चीज़ें थी उसको और ब्रॉड कर दिया इस 1919 के एक्ट ने। ठीक है, तो इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आप जानते हैं। इसने इस एक्ट के तहत प्रांतों में जो है ये द्वैत शासन का आरंभ हुआ है। ठीक, पहली बार द्वैत शासन शब्द आया है, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन के जन्मदाता आपसे पूछा जाएगा तो कौन है, लियोनिड कॉर्टेस है, यह याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके द्वैत शासन के जन्मदाता कौन है, तो लियोनिड कॉर्टेस है। ठीक है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। अच्छा, इसी में ब्रिटिश भारत ने महिलाओं को सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार सर्वप्रथम इस एक्ट के द्वारा अर्थात इस अधिनियम द्वारा लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। पहली बार वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा, 1919 के एक्ट द्वारा। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है इसमें। ठीक है, ये सब पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। फिर देखिए, अब आते हैं प्रांतीय विषय के बारे में, ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसमें क्या गया, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को जो विषय प्रदान किए गए थे उन्हें पुनः दो भागों में बांट दिया गया। कौन से दो भाग, हस्तांतरित विषय था और आरक्षित विषय था। हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर के हाथों में होता था, जो इस समय वर्तमान में राज्यपाल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हस्तांतरित विषयों का शासन किसके हाथ पे, गवर्नर के हाथों में होता था। गवर्नर इन विषयों पर अपनी परिषद विधायिका की सहायता से नियम बनाता था। वहीं जो आरक्षित विषय थे उसके संबंध में भी शक्तियों को तो गवर्नर के पास ही थी, इसके पास भी, किंतु क्या करता था यह, इन विषयों पर वह अपनी कार्यपालिका की सहायता से नियम बनाता था, गवर्नर के थ्रू नहीं बताता। इसमें क्या था कि हस्तांतरित विषय में क्या था कि गवर्नर इन विषयों को अपनी परिषद विधायिका की सहायता से नियम बनाता था, जबकि यहाँ क्या था, यहाँ तो शक्तियाँ गवर्नर के पास थीं परंतु वह इन विषयों पर अपनी कार्यपालिका की सहायता से नियम बनाता था। ठीक है, आरक्षित विषयों के संबंध में प्रांतीय शासन की इस दोहरी व्यवस्था को ही द्वैत शासन कहा गया। कौन सी दोहरी व्यवस्था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय के अलग अलग नियम बनाने में विभाजित जो हुआ है उसी को यह द्वैत शासन कहा गया। इन चीज़ों को ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आरक्षित, हस्तांतरित, ठीक, इन चीज़ों को के संबंध में द्वैत शासन कहा गया। अब देखिए अलग चलते हैं, इसमें और क्या किया है। अधिनियम का आधार क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी, ये थी। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये 1919 का अधिनियम था। अब इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। उससे पहले एक एक्ट है 1926 अधिनियम। 1926 में क्या किया गया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि वर्तमान की यूपीएससी का ही प्रारंभिक रूप है। जो यूपीएससी हम लोग देखते हैं वो 1926 की देन है। उसी समय केंद्रीय लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं
भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए, पहली चीज़ कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस एक्ट के थ्रू दी गई। ठीक, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में 123 में किया गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसी 1935 के अंतर्गत दी गई। इसका गठन संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है ये पॉइंट है, ये याद रखेंगे द्वैत शासन के बारे में कि प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया है और केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों में कब लागू किया गया था? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था, तो उस द्वैत शासन को 1935 में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन को कब समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा वह उस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैत शासन को कब लागू किया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन को लागू किया गया। स्वायत्तता प्रांतों के पास थी। ठीक है, अब देखते हैं उत्तरदायी शासन या स्वशासन जो था वो प्रांतों को था दोहरे शासन के स्थान पे। पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया इसमें। और बर्मा, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, अब लेटेस्ट में अपडेट करके म्यांमार कर दिया गया है नाम उसका। तो म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया था किस एक्ट के थ्रू, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया था। इसके संबंध में 3 सूचियों का निर्माण किया गया। शक्तियों के विभाजन के संबंध में 3 सूचियों का निर्माण। कौन 3 सूची? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनका उल्लेख हम भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संघ सूची जो थी उस पर संसद कानून बनाती। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था, परंतु जो समवर्ती सूची थी इस पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते थे, किंतु गतिरोध होने पर संसद का कानून मान्य होगा। तो क्या मिला? संघ सूची पर संसद बनाएगा, राज्य सूची पर विधानमंडल, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे, परंतु यदि गतिरोध होता है तो संसद का कानून मान्य होता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट मिलते हैं हमें। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जो वर्तमान में देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए विस्तार। अब भारत सरकार, ये इम्पोर्टेंट है आपका जो अभी हमने बताया। एक तो आरबीआई की स्थापना इस अधिनियम के थ्रू, दूसरा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें और चीज़ें देखते हैं। विस्तार कहाँ तक था? सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार था। महत्व, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना। एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का स्रोत जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसी पर टिका हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक। द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्रीय विधानमंडल की गई, विधानसभा, विधान परिषद, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांतों में मैंने बताया, स्थापना। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो फेडरल न्यायालय 1937 में स्थापना की गई। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इसे गुलामी का अधिकार कहा गया, दासता का आज्ञा पत्र कहा गया, अनुदेश प्रपत्र। ठीक है, राज्य की नीति के निश्चय तत्व के रूप में समाविष्ट है भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। अच्छा, एक चीज़ और है नोट करके, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है इसमें। अब चूँकि इन्होंने इसके बाद सीधे डायरेक्ट यहाँ पे 1947 ला दिया है 1935 के बाद, उसके बीच में थोड़ा सा है, चीज़ों को हम देख लेते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1935 के बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942, क्रिप्स मिशन 1942। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव लाया गया था, इसी में क्रिप्स मिशन में। महात्मा गांधी ने इस मिशन को क्या कहा था, उत्तर दिनांकित चेक कहा था इस मिशन को। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया था मुस्लिमों ने। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं वेवेल योजना एवं शिमला समझौता 1942। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, वेवेल योजना क्या है, शिमला समझौता क्या है। ठीक, 1943 में लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। वेवेल ने कहा कि सभी प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित की जाएंगी, भारत का संविधान स्वयं भारतीय बनाएंगे, वेवेल ने कहा था। लॉर्ड वेवेल द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। इसी में 1943 के अधिनियम में कहा गया है कि भारत का संविधान स्वयं भारतीय बनाएंगे। वेवेल की इस घोषणा को ही वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए वेवेल योजना यहाँ शब्द रखा गया। अब देखने इस योजना पर चर्चा करने के लिए वेवेल ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को शिमला में एक सम्मेलन में आने को कहा। इसे ही शिमला सम्मेलन कहते हैं। क्या किया? इस योजना पर, किस योजना पर? वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए वेवेल ने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को शिमला में एक सम्मेलन में आने को कहा। इसे इस शिमला सम्मेलन कहते हैं। कांग्रेस ने वेवेल की इस योजना को स्वीकार कर लिया क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा भारत की भावी संविधान के निर्माण की बात कही गई थी। ठीक, किंतु मुस्लिमों ने क्या किया कि मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं की गई थी। ठीक है, अब आप समझ में आया वेवेल योजना और शिमला समझौता। इसमें और चीज़ें क्या थी कि वर्धा में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में गांधी जी ने ही 1942 में कहा था करो या मरो का नारा दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइन है, करो या मरो का नारा किस अधिनियम में दिया गया था, ये पूछा जाता है, सन पूछा जाता है। 1942 में दिया गया था गांधी जी द्वारा। आंदोलन देखिए 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया 1942 के अंतर्गत। ठीक, ये इतनी चीज़ें थी। अब एक पॉइंट और रह गया आपका, कैबिनेट मिशन 1946। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसमें थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। यह मिशन मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सदस्य पूछा जाता है कौन थे या कौन नहीं थे, उसमें से 4 ऑप्शन में से देंगे। सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, लॉरेंस को मिशन के अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे, ये पूछा जाता है। भारत में संविधान सभा का गठन इसी मिशन के आधार पर किया गया था। किस मिशन के आधार पर? कैबिनेट मिशन 1946। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपका हर बार पूछा जाता है लगभग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए अब चलते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
इसमें क्या है देखते हैं। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बने। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की गई। ठीक है। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, अर्थात दोनों राज्य भारत और पाकिस्तान जो थे उनको यह अधिकार दिया गया कि आप अपना संविधान खुद बनाएं। ये अधिकार सौंप दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई कि वो जब चाहें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से वो अलग हो सकते हैं। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त हो गया। जो राज्य सचिव पद था उसको समाप्त कर दिया गया 1947 के द्वारा। ठीक है। अब आपका देखिए इतनी चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला है बंगाल, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन यहीं पे कर लिया जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव गवर्नर है, यह याद रखिएगा गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, हमने बताया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई स्वराज पार्टी ने 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति हैं M.N. रॉय, वर्ष 1934 में इन्होंने राय दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की वर्ष 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ये याद रखिए कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। अब चलिए देखते हैं एक पॉइंट और है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानते हैं हम। देखिए इसमें क्या है कि संविधान सभा ये क्या हुआ, गठन कब किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा इसका गठन किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। इसमें कुल महिलाएं कितनी थीं? 15 थीं। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल बढ़िया सा आगे की वीडियो में हम जानेंगे। ग्राफ इसका हम समझ लेते हैं। कुल अधिवेशन 11 हुए हैं। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, मतलब उसको स्वीकार कब किया जा रहा है? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया। अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को हुई है। ठीक है। ये तो थे इतने आपकी चीज़ें। तो बस इतनी चीज़ें हैं राज्य व्यवस्था में आज के दिन के लिए, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो आपका, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक ले रहा हूँ। थोड़ा ही पढ़िए मगर सॉलिड पढ़िए आप। ज़्यादा वीडियो एक दिन में कवर कर देना राज्य व्यवस्था को, क्या मतलब है इसका, मुझे नहीं समझ में आता। तो आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो इससे आपको भी अच्छा रहेगा और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा रहेगा। कोरम नहीं पूरा करना है, पढ़िए, कायदे से पढ़िए आप लोग। ठीक है। तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं कि समितियां देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां हुई और कौन कौन अध्यक्ष बने हैं, ये सब देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। और फिर भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय को देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे संविधान स्रोत देखेंगे कि कौन क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, किस देश से लिया गया है। इतनी चीज़ों को हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्लीज़ ऑन करें, जिससे कि मैं जब भी अब वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। तो ये चीज़ देखिए, ये एक भाग 1 था।
अब नेक्स्ट डे में भाग 2 लाऊंगा। क्या रहेगा टॉपिक मैंने बता दिया। वैसे भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने थंबनेल पर ये सब चीज़ें लिख दूं कि कौन सा टॉपिक मैं अब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।